मुकम्मल नावल मोहब्बत के कर्ज पर। ये कंपनी आपके बाबा ने अकेले नहीं बनाई, इसमें मेरे बाबा का भी हिस्सा है। वो काफ़ी ऊंची आवाज़ में ठाड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सामने खड़े असफंद के आगे बोलने की जरूरत अच्छे अच्छों की नहीं थी। वो भी सहम सी गई। तुम्हारे बाबा नमक हराम निकले, कंपनी के सीक्रेट्स झूठ है ये। वो चिल्लाई कि अगले लम्हे वो सबके सामने गुस्से से उसे कलाई से जकड़े हवेली के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ा, जबकि फंक्शन में मौजूद सब देखते रह गए। आज तुम्हारे सारे कसबर निकालता हूँ ताकि दोबारा जुबान खोलने की जुर्रत न कर सको। वो उसे कमरे में लाते अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा कि मिशाल के हाथ में गन देखता वो आलिशान होटल का हॉल दुधिया रोशनियों में नहाया हुआ था, जहां शहर के नामवर बिजनेस टाइकून्स और इशराफिया मौजूद थीं। फिजा में हल्की मौसीकी और कहकों का शोर था, लेकिन इस शोर के पीछे एक तूफान छुपा था जिससे सब बेखबर थे। अश्वंत शाह, जो कि काले रंग के थ्री पीस सूट में मलबूस अपनी शख्सियत के सहर से सबको मरऊब किए हुए था, स्टेज पे खड़ा अपने बाबा की कंपनी की सालाना कामयाबी का क्रेडिट सिर्फ अपनी फैमिली को दे रहा था कि अचानक हॉल के भारी दरवाजे खुले और एक लड़की गुस्से में तिल मिलाती हुई अंदर दाखिल हुई। वो मिशाल थी, जिसकी आंखों में इस वक्त आग के शोले भड़क रहे थे और उसका सांस फूला हुआ था। वो किसी की परवाह किए बगैर सीधी स्टेज की तरफ बढ़ी और माइक के करीब पहुंचकर उस जोर से चिल्लाई कि पूरा हॉल सकते में आ गया। ये कंपनी आपके बाबा ने अकेले नहीं बनाई असफंद शाह, उसमें मेरे बाबा का भी बराबर का हिस्सा है। आप उनकी कुर्बानियों को यूं नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मिशाल की आवाज़ में वो गर्ज थी कि बड़े बड़े बिजनेसमैनों के माथे पर पसीना आ गया। असफंद, जो अब तक खामोशी से उसे देख रहा था, उसकी आंखों में सुर्खी उतरी, जिसकी वजह से मिशाल को अपनी गर्दन उठाकर उसे देखना पड़ा। असफंद के चेहरे पे एक जहरीली मुस्कुराहट आई और उसने बहुत धीमी मगर शफाक आवाज में कहा, तुम्हारे बाबा नमक हराम निकले मिशाल। उन्होंने कंपनी के सीक्रेट्स बेचने की कोशिश की और तुम यहाँ खड़ी होकर उनकी सफाइयाँ दे रही हो। मिशाल का पारा हाई हो गया और वो चिल्लाई, झूठ है ये। आपके बाबा ने मेरे मासूम बाप को फंसाया है ताकि सारा क्रेडिट खुद ले सकें। अभी मिशाल अपनी बात मुकम्मल भी नहीं कर पाई थी, अगले ही लम्हे असफर ने सबके सामने दरिंदगी से उसकी कलाई को अपनी आनी गिरफत में जकड़ लिया। मशाल के मुंह से एक सिसकी निकली, मगर असफर के दिल में रहम का नामो निशान न था। वो उसे घसीटते हुए हवेली के अंदरूनी हिस्से की जानिब ले जाने लगा। फंक्शन में मौजूद सैकड़ों लोग ये मंजर देख हक्का बक्का रह गए, मगर किसी में इतनी जरूरत ना थी कि अश्वंत शाह का रास्ता रोक सके। मशाल खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर अश्वंत की गिरफ्त उतनी मजबूत थी जैसे लोहे की जंजीर। वो उसे घसीटता हुआ एक वसी और अरीज कमरे में ले आया और जोर से दरवाज़ा बंद करके उसे अंदर की तरफ धकेला। मशाल लड़खड़ा कर सोफे से जा टकराई। असफन ने अपनी गर्दन को झटका दिया और गुस्से से अपनी शर्ट के ऊपर वाले बटन खोलने लगा। उसकी आंखों में वहशत थी और वो मिशाल की तरफ कदम बढ़ाते हुए गुर्राया, आज तुम्हारे सारे कसबल निकालता हूँ ताकि दोबारा मेरे सामने जुबान खोलने की जुर्रत ना कर सको। तुम्हें लगता है कि तुम असफंद शाह को चैलेंज करोगी और बच जाओगी? मिशाल का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो दीवार के साथ लग गई, मगर जैसे ही उसकी नज़र साइड टेबल के दरवाज पर पड़ी जो थोड़ा खुला हुआ था, उसने बिजली की सी तेजी से हाथ मारा और वहां रखी हुई असफंद की लोडेड गन निकाल कर उसके सीने पे तान दी। असफंद के कदम वहीं रुक गए। कमरे में अचानक मौत जैसी खामोशी छा गई। दोनों की नजरें एक दूसरे में पेवस्त थीं। मिशाल के हाथ लरज रहे थे, मगर उसकी आंखों में वही पुरानी जिद थी। कमरे के अंदर की फिजा इस कदर बोझल हो चुकी थी कि सांस लेना भी मुहाल था। मिशाल के दोनों हाथ इस भारी खन को थामे हुए बुरी तरह कांप रहे थे, मगर उसकी आंखों में छुपी नफरत और इंतकाम की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी। असफन शाह, जो चंद में पहले तक गुस्से से भभरा हुआ शेर लग रहा था, अभी एकदम साकित खड़ा उसे देख रहा था। उसकी आधी खुली हुई शर्ट और माथे पे उभरी हुई गुस्से की रगें उसकी वहशत का पता दे रही थीं। उसने अपनी गहरी सियाह आंखों से मशाल के लरसते हाथों को देखा और फिर एक तंजिया मुस्कुराहट उसके लबों पे रेंग गई। गोली चलाना बच्चों का खेल नहीं है मिशाल, इसके लिए कलेजा चाहिए होता है, जो तुम जैसी नाजुक लड़की के पास नहीं है।
असफन की आवाज़ में रुखब था। विशाल का दिल एक पल के लिए टूट गया, मगर उसने खुद को संभाला और बंदूक की नाली उसके सीने पे मजीद दबा दी। आगे मत बढ़ना असफन शाह, मैं कसम खाती हूँ कि मैं गोली चला दूंगी। तुमने मेरे बाबा की इज्जत उछाली है, उन्हें नमक हराम कहा है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मिशाल की आवाज़ में सिसकियां थीं और धाड़ भी। असफन ने एक और कदम आगे बढ़ाया। अब गन की नाली बराह रास्त उसके दिल के मुकाम पर थी। उसने मिशाल के चेहरे के बिल्कुल करीब झुककर उसकी आंखों में झांका। तो चलाओ ना गोली, ख़त्म करो ये किस्सा। लेकिन ये याद रखना, अगर मैं मर गया तो तुम्हारे बाबा को उस कौल कोठड़ी से कोई नहीं निकाल पाएगा जहां वो अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। ये सुनते ही मिशाल के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसका हाथ लर्जा और गन का रुख थोड़ा नीचे हो गया। असफर ने उसी लम्हे का फ़ायदा उठाया और बिजली की तेज़ी से मिशाल की खिलाई मरोड़ कर गन उसके हाथ से छीन ली। मिशाल के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली और वो दीवार से जा टकराई। असफर ने गन को दूर सोफे पे फेंका और मिशाल के दोनों कंधे पकड़कर उसे दीवार के साथ भींच दिया। उसका चेहरा मिशाल के इतने करीब था कि मिशाल को उसकी तपती हुई सांसें अपनी गालों पर महसूस हो रही थीं। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे डरा लोगी? अब सुनो मेरी बात। तुम्हारे बाबा ने जो गद्दारी की है, उसकी सज़ा सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि तुम्हें भी भुगतनी होगी। मिशाल ने तड़प के उसे देखा। वो गद्दार नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। असफर ने उसकी ठोड़ी को अपनी उंगलियों की गिरफ्त में लिया। सबूत झूठ नहीं बोलते मिशाल, और अगर तुम चाहती हो कि मैं वो सबूत दुनिया के सामने ना लाऊं और तुम्हारे बाबा को बाइज्जत बरी करवा दूं, तो तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। मिशाल की आंखों से आंसू बह निकले। कैसी कीमत? अश्विन के लहजे में अब एक अजीब सी पुरइसरारियत थी। उसने मिशाल के बिखरे हुए बालों को उसके कान के पीछे किया और धीमी आवाज में कहा, तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा। तुम इस हवेली में मेरी कैदी बनकर रहोगी। तुम्हारी हर सांस, तुम्हारी हर मुस्कुराहट और तुम्हारा हर आंसू अब मेरी मर्जी से होगा। तुम असफंद शाह की वो बीवी बनोगी जिसका दुनिया के सामने कोई वजूद नहीं होगा। विशाल का दिल जैसे धड़कना भूल गया। वो उस शख्स से नफरत करती थी और अब उसे उसी के साथ पूरी जिंदगी गुजारने का मुआहदा करना था। मैं कभी तुम जैसे जालिम इंसान से शादी नहीं करूंगी। विशाल ने उसे धक्का देने की कोशिश की, मगर असवंत से मस न हुआ। उसने जेब से अपना फ़ोन निकाला और एक वीडियो प्ले कर दी, जिसमें मिशाल के बाबा पुलिस की हिरासत में बुरे हाल में नजर आ रहे थे। फैसला तुम्हारा है मिशाल, या तो अपने बाबा की लाश वसूल करो या फिर असफंद शाह की गुलामी कबूल कर लो। मिशाल की हिचकियां बंध गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी इज्जत बचाए या अपने बूढ़े बाप की जिंदगी। कमरे की दीवारें उसे खाती हुई महसूस हो रही थी और सामने खड़ा असफंद शाह किसी जलाद की तरह उसके फैसले का मुंतजिर था। उस रात हवेली के उस कमरे में एक ऐसी खामोश जंग लड़ी जा रही थी जिसका अंजाम किसी ने नहीं सोचा था। कमरे की घड़ी की टिक टिक मिशाल के दिल की धड़कनों से मुकाबला कर रही थी। असफंद शाह उसके जवाब का मुंतजिर एक शिकारी की तरह साकत खड़ा था। उसकी आंखों में वो फातिहाना चमक थी जो मिशाल को अंदर तक झुलसा रही थी। मिशाल ने बंद आंखों से अपने बाबा का चेहरा तस्वुर किया। वो बूढ़ा बाप जिसने उसे फूलों की तरह पाला था, क्या वो उन्हें इस उम्र में सलाखों के पीछे सड़ने के लिए छोड़ देती? उसके लब लर्जे और एक मरती हुई आवाज़ कमरे की खामोशी को चीर गई। ठीक है असफंद शाह, मैं तुमसे निकाह करूंगी, लेकिन याद रखना, तुम मेरा जिस्म तो कैद कर सकते हो, मेरी रूह पर तुम्हारा कभी इख्तियार नहीं होगा। असफंद के लबों पे एक सफाक मुस्कुराहट आई। उसने फौरन फ़ोन निकाल कर किसी को हुक्म दिया और चंद ही मिनटों में हवेली के इस बंद कमरे में एक मौलवी साहब और दो गवाह हाजिर थे। विशाल का वजूद पत्थर का हो चुका था जब काजी ने उससे पूछा, क्या आपको असफंद शाह वल तैमूर शाह के साथ ये निकाह कबूल है? तो विशाल को लगा जैसे कोई उसके गले पे छुरी चला रहा हो। उसने बमुश्किल जी कबूल है कहा। उसके साथ उसकी ज़िंदगी की आज़ादी के परवाने पर मौत की मोहर लग गई। दस्तखत करते हुए उसके आंसू कागज़ पे गिरे और स्याही फैल गई, जैसे उसकी तकदीर धुंधला गई हो। जब सब चले गए तो असफर ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। मिशाल खौफ से उछल कर बेड के दूसरे कोने में जा बैठी। असफर ने भी शर्ट उतार कर कुर्सी पे फेंकी और मिशाल की तरफ कदम बढ़ाए। अब तुम असफंद शाह की बाकायदा मलकियत हो मिशाल। वो तमाम नखरे और वो तमाम गरूर जो तुम फंक्शन में दिखा रही थी, अब उन्हें इस कमरे की दहलीज के बाहर ही छोड़ देना। मिशाल ने तकिया सीने से लगाते हुए कहा, दूर रहो मुझसे। तुमने सिर्फ निकाह किया है, मुझे खरीदा नहीं है।
असफर ने झुक कर उसके दोनों हाथ जकड़ लिए और उसे अपनी तरफ खींचा। उसका चेहरा मिशाल के इतने करीब था, मिशाल को उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हुई। खरीद तो मैं तुम्हें उसी दिन चुका था जब तुम्हारे पापा ने मेरे खानदान का नमक खाकर गद्दारी की थी। अब तो बस हिसाब बराबर करने का वक्त है। मिशाल ने गुस्से से उसके हाथ पे दांत काट लिए। असफद के मुंह से एक दबी हुई सिसकी निकली और उसने गुस्से में मिशाल को बेड पे पीछे की तरफ धकेला। तुम्हारी ये हिम्मत, अभी तुम्हारे कसबल निकले नहीं हैं शायद। असफद की आंखों में गुस्से की लहर आई, मगर फिर वो अचानक रुक गया। उसने देखा कि मिशाल की आंखों में खौफ के साथ साथ एक ऐसी बेबसी थी कि उसका हाथ खुद ब खुद रुक गया। वह बगैर कुछ कहे मुड़ा और सोफे पे जाकर लेट गया। आज रात तुम यहीं फर्श पे सोओगी, ताकि तुम्हें याद रहे तुम इस घर में मलका नहीं बल्कि एक मुजरिम की बेटी बन के आई हो। मिशाल हैरत से उसे देखने लगी। वो शख्स जो थोड़ी देर पहले दरिंदा लग रहा था, अब खामोशी से पीठ फेर कर लेटा था। मिशाल ने सारी रात फर्श पर बैठकर गुजारी। उसकी हिचकियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं। सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई तो मिशाल की आंख लग चुकी थी। वो फर्श पर ही देर थी। अश्वंत बेदार हुआ और उसने सोती हुई मिशाल को देखा। उसके बिखरे हुए बाल और भीगे गाल देखकर उसके पत्थर दिल में एक लम्हे के लिए कसक उठी। उसने कंबल उठाया और बहुत नरमी से मिशाल के ऊपर डाल दिया, मगर जैसे ही उसे अपने बाबा की कही हुई बातें याद आईं, उसका दिल फिर सख्त हो गया। उसने मिशाल को ठोकर मारकर जगाया। उठो, नाश्ता बनाओ। आज से इस हवेली के तमाम काम तुम खुद करोगी। किसी मुलाजिम को तुम्हारी मदद करने की इजाज़त नहीं है। मिशाल हड़बड़ाकर उठी और गुस्से से असफन को देखा। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। असफन ने उसे बाजू से पकड़ के खड़ा किया। तुम वो हो जो मैं चाहूँगा। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा लहजा बदल जाए। मिशाल पैर पटकती हुई किचन की तरफ बढ़ी, जहाँ हवेली के मुलाजिम उसे हैरत और तर्स भरी नज़रों से देख रहे थे। मिशाल ने तैयार कर लिया था कि वो असफंद की ज़िंदगी इतनी मुश्किल बना देगी कि वो खुद उसे तलाक देने पर मजबूर हो जाएगा। मिशाल जब किचन में दाखिल हुई तो उसका चेहरा गुस्से से तप रहा था। हवेली के मुलाजिम उसे देखकर पीछे हट गए, क्योंकि असफंद शाह का हुक्म था कि आज से मिशाल बीवी ही उनके लिए खाना बनाएंगी। मिशाल ने आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और दिल ही दिल में अहद किया कि वो असफंद शाह को ऐसा नाश्ता करवाएगी कि वो उम्र भर याद रखेगा। उसे आटा गूंदने के लिए थाल निकाला, लेकिन उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि पानी कितना डालना है। नतीजे के तौर पे आटा उसके हाथ और कपड़ों पर ऐसे चिपक गया जैसे कोई गूंद हो। मिशाल ने झंझलाकर उसमें खुश्क आटा इतना ज़्यादा डाल दिया कि वो पत्थर की तरह सख्त हो गया। अब देखना असफंद शाह, तुम्हारे दांत ना टूटे तो मेरा नाम भी मिशाल नहीं। उसने बड़बड़ाते हुए पराठा बेलने की कोशिश की, जो गोल होने के बजाय दुनिया के नक्शे जैसा बन गया। दूसरी तरफ असफंद डाइनिंग टेबल पर अखबार फैलाकर बैठा था। उसे भूख लगी थी, लेकिन वो देखना चाहता था कि मिशाल कितनी देर तक अपनी अना के खौल में रहती है। थोड़ी देर बाद मिशाल एक प्लेट उठाए उधर आई। उसके चेहरे और कपड़ों पे आटा लगा हुआ था। उसने प्लेट तड़ाक से असफन के सामने रखी। असफन ने अखबार हटाकर प्लेट की तरफ देखा और उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। प्लेट में एक काला स्याह छला हुआ और बेढब किस्म का पराठा पड़ा था, जिससे धुआं उठ रहा था। ये क्या है मिशाल? असफन ने संजीदगी से पूछा। मिशाल ने फ़ख्र से गर्दन अकड़ाई। ये पराठा है, ख़ास आपके लिए बनाया है। असफन ने कांटा उठाया और उसे पराठे पे मारा। पराठे से टिक की आवाज़ आई, जैसे कोई लोहे पे चोट लगी हो। ये पराठा है या काली मिर्च का बम? इसे खाकर तो इंसान अस्पताल पहुंच जाए। असफर ने तंजिया कहा। मिशाल ने मेज़ पे झुक कर उसकी आंखों में डांकें डाली। तो फिर ना खाएं, वैसे भी आप जैसे संगदिल इंसान को तो पत्थर ही हजम हो सकते हैं। असफर को उसकी ज़ुबान दराजी पे गुस्सा तो आया, लेकिन उसके चेहरे पे लगे आटे को देखकर उसे अंदर ही अंदर हंसी भी आ रही थी। उसे खामोशी से पराठे का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और मुंह में डाला। अगले ही लम्हे उसका चेहरा सुर्ख हो गया। मिशाल ने जानबूझकर नमक के बजाय आधा कप पीसी हुई लाल मिर्च उसमें डाल दी थी। असफंद का गला चलने लगा। उसने फौरन पानी का गिलास उठाया और एक ही सांस में खाली कर दिया। मिशाल ने पता मंदाना मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। कैसा लगा नमक हराम के घर का पराठा? असफंद ने तीखी नज़रों से उसे देखा। उसका पारा हाय हो चुका था। उसने झपट कर मिशाल का बाजू पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। मिशाल तवाज़ुन खोकर उसकी गोद में जा गिरी। तुम्हें लगता है तुम इन छोटी हरकतों से मुझे हरा दोगी? असफंद ने उसकी कमर में हाथ डालकर गिरफ्त मजबूत कर ली। मिशाल का सांस रुक गया। वो असफंद के इतने करीब थी कि उसके सीने की धड़कन साफ सुन सकती थी। तुम भूल रही हो मिशाल कि तुम मेरी बीवी हो, और बीवियों का काम शौहर की खिदमत करना होता है, ना कि उन्हें जहर देना। मिशाल ने तड़प कर निकलने की कोशिश की। छोड़ो मुझे।
मैं कोई तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। असफन ने उसके चेहरे के करीब झुक कर धीमी आवाज में कहा। गुलाम तो तुम बन चुकी हो जिस दिन तुमने इस कागज पर दस्तखत किए थे। अब सजा के तौर पर तुम ये पूरा पराठा खुद खाओगी। मिशाल की आंखें फैल गईं। क्या? मैं नहीं खाऊंगी। असफर ने जबरदस्ती एक नवाला तोड़ा और मिशाल के मुंह के करीब लाया। खाओ, वरना मैं तुम्हारे बाबा को दी जाने वाली अद्वियात रुकवा दूंगा। विशाल की आंखों में आंसू आ गए। उसे मजबूरी में वो मिर्चों वाला पराठा खाना पड़ा। उसकी जुबान जलने लगी और आंखों से पानी बहने लगा। असफर ने उसे देखा तो उसे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन वो अपने जज्बात जाहिर नहीं करना चाहता था। उसने झटके से उसे छोड़ा और खड़ा हो गया। आज शाम तक ये हवेली चमकनी चाहिए। एक जरा भी मट्टी नजर आई तो अंजाम याद रखना। असफन वहां से निकल गया जबकि मिशाल किचन में जाकर पानी के गिलास पर गिलास पीने लगी। वो गुस्से से पैर पटक रही थी, लेकिन उसे एहसास नहीं था असफन के साथ उसकी ये दुश्मनी आहिस्ता आहिस्ता एक अजीब सी कशिश में बदलती जा रही थी। असफन जाकर जाने के बाद विशाल ने किचन के सिंक पे छुप कर अपने तपते हुए चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे। मिर्चों ने उसकी जुबान और अनाज दोनों को बुरी तरह झुलसा दिया था। जालिम इंसान, अपने आप को समझता क्या है? मैं उसकी नौकरानी नहीं हूँ कि पूरा घर चमकाती फिरूं। उसने गुस्से से तौलिए से मुंह पूंछा और लाउंज की तरफ बढ़ी, जहाँ हर चीज़ असफन की शख्सियत की तरह मुनज़्ज़म और नफीस थी। असफन का हुक्म था कि शाम तक एक एक कोना साफ होना चाहिए। मिशाल ने शरारत से सोचा कि अगर सफाई करनी ही है तो फिर ऐसी सफाई होगी कि असफन शाह का सर चकरा जाएगा। उसने पानी की बाल्टी ली और उसमें साबुन का पूरा पैकेट अंडेल दिया, यहाँ तक कि झाग के ढेर लग गए। उसने पूरे लाउंज के महंगे संगमरमर के फर्श पे पानी फैला दिया। उसका इरादा सफाई करना नहीं, बल्कि हवेली को एक स्लाइडिंग जोन बनाना था, ताकि असफन जैसे ही आए उसकी सारी अकड़ मट्टी में मिल जाए। इसी दौरान उसकी नज़र असफन के मुताले के कमरे स्टडी रूम पर पड़ी, जिसका दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। उसने तजस्सुस के आलिम में अंदर कदम रखा। वहाँ किताबों की खुशबू और संदल की महक बसी हुई थी। मेज़ पर असफन के बाबा और मिशाल के बाबा की एक बहुत पुरानी तस्वीर रखी थी, जिसमें दोनों गले मिल के हंस रहे थे। तस्वीर देखकर मिशाल का दिल भर आया। कितनी सच्ची दोस्ती थी इनकी। फिर असफन के बाबा ने मेरे बाबा को इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी? वो तस्वीर को छूने ही वाली थी कि अचानक उसे हवेली के सदर दरवाजे को खुलने की आवाज़ आई। असफन वक्त से पहले वापस आ गया था। मिशाल हड़बड़ा कर बाहर निकली। अभी उसके हाथ में वाइपर था कि उसने देखा असफन फ़ोन पर किसी से गुस्से में बात करता हुआ अंदर दाखिल हो रहा था। उसका ध्यान फ़ोन पर था और कदम उन साबुन वाले पानी के ठेरों की तरफ। अश्विन शाह रुके। विशाल ने उसे खबरदार करना चाहा, मगर देर हो चुकी थी। जैसे ही अश्विन का जूता उस चाक वाले फर्श पे पड़ा, उसका तवाज़ुन बिगड़ा और वो बुरी तरह लड़खड़ाया। मिशाल ने लाशऊरी तौर पर उसे गिरने से बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, मगर अश्विन ने गिरते हुए मिशाल की कलाई थाम ली और अगले ही लम्हे दोनों फर्श पे बच्चे पीछे साबुन के पानी पर फिसलते हुए दूर तक गए। एक जोरदार धमाके के साथ अश्विन नीचे था और मिशाल बराह रास्त उसके सीने पे। अश्विन की कमर फर्श से टकराई थी, जिसकी वजह से उसके मुंह से एक कराह निकली। मुख जैसे वहीं थम गया था। मिशाल के बिखरे हुए गीले बाल अश्विन के चेहरे पर गिरे हुए थे और उन दोनों के दरमियान सिर्फ चंद इंच का फासला था। अश्विन की वो जाओ जलाल वाली आंखें इस वक्त दर्द और हैरत से मिशाल को देख रही थीं। साबुन की खुशबू उन दोनों की तेज होती सांसें फिजा में एक अजीब सा तनाव पैदा कर रही थी। तुम पागल हो? ये क्या तमाशा है? अश्विन ने दांत पीसते हुए कहा, मगर उसकी गिरफ्त मिशाल की कमर पर अब भी मजबूत थी। मिशाल जो डर गई थी, अश्विन की आवाज़ सुनकर तिलमिला उठी। मैंने तो सफाई की थी, आप ही अंधों की तरह चले आ रहे थे। वो उसके ऊपर से उठने की कोशिश करने लगी, मगर फर्श इतना चिकना था कि दोबारा फिसल कर उसके मजीद करीब हो गई। इस बार उसके लब अश्विन के गाल के बिल्कुल करीब से गुजरे। अश्विन का गुस्सा एक लम्हे के लिए कहीं गायब हो गया और उसकी नज़रें मिशाल के गुलाबी होते चेहरे पे चम गईं। उसे महसूस किया कि ये ज़िद्दी लड़की जितनी बाहर से सख्त है, अंदर से उतनी ही मासूम है। अश्विन ने नरमी से साइड पे किया और खुद खड़ा होने की कोशिश की। अगर दोबारा ऐसी सफाई की तो मैं तुम्हें इसी पानी से पूरे घर का फर्श धोने पे मजबूर कर दूंगा। उसने अपने कपड़े छाड़े, मगर उसकी आवाज़ में वो पहले जैसी सख्ती नहीं थी। मिशाल ने उसे जाते हुए देखा और उसे एहसास हुआ कि अश्विन की नज़रों में पहली बार उसे अपने लिए नफरत नहीं, बल्कि कुछ और नज़र आया था। वो कुछ जो उसे बेचैन कर रहा था। अभी वही सोच ही रही थी कि उसकी नज़र अश्विन की कमीज़ पे पड़ी, जो पीछे से फट चुकी थी। अश्विन शाह रुके, आपकी शर्ट। वो पीछे से चिल्लाई। अश्विन रुका और मिशाल ने करीब आकर उसकी पीठ पे हाथ लगाया, जहाँ से उसे चोट लगी थी। अश्विन का वजूद मिशाल के लम्ब से एक कदम साकत हो गया। दुश्मनी की दीवार में पहली दरार पड़ चुकी थी। हवेली के उस वसी लाउंज में साबुन की महक और फर्श पे पहला पानी अब खामोश गवाह थे उस बदले हुए माहौल के।
असफर शाह, जिसकी पीठ पर फर्श से टकराने की वजह से गहरी चोट आई थी, दर्द की शिद्दत से करा रहा था, मगर उसकी अना उसे उफ तक करने की इजाज़त नहीं दे रही थी। मिशाल ने जब उसकी फटी हुई शर्ट के नीचे सुर्ख होते जख्म को देखा, तो उसका सारा गुस्सा एकदम चाक की तरह बैठ गया। आपको चोट बहुत लगी है, चले कमरे में, मैं दवाई लगा देती हूँ। विशाल की आवाज़ में पहली बार वो कार नहीं थी, बल्कि एक अनजानी सी फिक्र थी। असफर ने उसे तीखी नज़रों से देखा और बाजू छुड़ाने की कोशिश की। ज़रूरत नहीं है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब दूर रहो मुझसे। उसने जाओ जलाल दिखाना चाहा, मगर जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, कमर में उठने वाली कड़िक ने उसे दोबारा झुकने पे मजबूर कर दिया। विशाल ने बिना कुछ कहे उसका हाथ अपने कंधे पे रखा और उसे सहारा देकर ऊपर कमरे की तरफ ले जाने लगी। असफंद उस वक्त इतना बेबस था कि उसे जिद्दी लड़की का सहारा लेना ही पड़ा। कमरे में पहुंचकर उसने असफंद को बेड पे बिठाया और खुद फर्स्ट एड बॉक्स लेने भागी। कमरे में वापसी पर मिशाल ने देखा कि असफंद आंखें बंद किए बेड की पुष्ट से सर टिकाए बैठा है। उसके माथे पे पसीने की बूंदें चमक रही थी। मिशाल ने हिम्मत जमा की और धीमी आवाज में कहा, आपको अपनी शर्ट उतारनी होगी, वरना मैं जख्म साफ नहीं कर पाऊंगी। असफर ने आंखें खोलकर उसे देखा। उसकी नसों में एक अजीब सी तपश थी, जिसने मिशाल को शर्माने पे मजबूर कर दिया। असफर ने थके हुए अंदाज में खुद ही बटन खोलना शुरू किए, मगर उसका हाथ पीछे तक नहीं जा रहा था। मिशाल ने आगे बढ़कर उसके हाथ रोक दिए और खुद बटन खोलने लगी। ये वही मंजर था जो उसकी निकाह की पहली रात पेश आया था, मगर आज गुस्से की जगह एक खामोश अपनायत ने ले ली थी। जैसे ही मिशाल ने उसकी पीठ पे ठंडी क्रीम लगाई, असफर के जिस्म में एक झरझरी सी दौड़ गई। आहिस्ता, उसने दांत पीसते हुए कहा। मिशाल ने बहुत नरमी से अपनी उंगलियों के पोरों से उसकी पीठ पे मरहम लगाया। उसका लम्स असफर के जख्म पर नहीं, बल्कि उसके दिल पे असर कर रहा था। असफर ने महसूस किया कि उस लड़की के हाथ जितने जुबान दराजी में तेज थे, मरहम रखने में उतने ही शफा बख्श थे। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो मिशाल? असफर ने अचानक खामोशी तोड़ते हुए सवाल किया। मिशाल के हाथ वहीं रुक गए। उसने गहरी सांस ली और भराई हुई आवाज में जवाब दिया, नफरत मैं नहीं करती असफर शाह, नफरत आप करते हैं। आपने मेरे बाबा को मुजरिम बना दिया, आपने मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली, और फिर आप पूछते हैं कि मैं नफरत क्यों करती हूँ। असफर मुड़ा, उसका मशाल की कलाई से पकड़ उसे अपने सामने किया। उसकी आंखें इस वक्त सुर्ख हो रही थीं। अगर मैं नफरत करता मिशाल, तो आज तुम इस हवेली में मलका बन के न बैठी होती, बल्कि तुम्हारे बाबा के साथ किसी अकूबत खाने में होती। तुम्हें क्या लगता है ये निकाह एक सज़ा है? मिशाल ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की। तो और क्या है, ये कैद है। असद ने उसे मजीद करीब खींचा, यहाँ तक कि उनके दरमियान सांसों का फासला भी खत्म हो गया। ये कैद नहीं है, ये तहफ़्फ़ुज़ है। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम्हारे बाबा ने किस आग से खेला है, और उसकी तपश तुम तक ना पहुँचे, इसलिए मैंने तुम्हें अपने नाम की जंजीर में जकड़ा है। मिशाल उसे हैरत से देख रही थी। उसकी बातों का मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था, मगर अशरफ की आंखों में सच्चाई की वो चमक थी जो उसे झूठा नहीं कह पा रही थी। उस रात मिशाल फर्श पे नहीं, बल्कि अशरफ के कहने पर बेड के दूसरे कोने पे लेटी थी। कमरे में अंधेरा था, मगर दोनों की आंखों से नींद कोसों दूर थी। असफर मुसलसल करवटें बदल रहा था और मिशाल छत को तक रही थी। अचानक असफर ने नींद में कराहते हुए मिशाल का हाथ थाम लिया। उसे शायद दर्द हो रहा था। विशाल ने अपना हाथ नहीं छुड़ाया, बल्कि उसकी गिरफ्त को महसूस करने लगी। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि असफंद शाह जितना बाहर से सख्त और जालिम नजर आता है, उसके अंदर भी एक इंसान छुपा है जो दिखता है और तड़पता भी है। दुश्मनी की वो दीवार जो मिशाल ने अपने इर्द गिर्द खड़ी की थी, अब धीरे धीरे गिर रही थी। हवेली की वो रात मिशाल की जिंदगी की सबसे तवील रात थी। असफंद शाह उसका हाथ थामे अब पुरसकून नींद सो रहा था, मगर मिशाल के जहन में सवालात का एक तूफान बरपा था। जैसे ही सुबह की पहली किरण ने कमरे में दस्तक दी, असफर ने करवट बदली और विशाल का हाथ आज़ाद किया। विशाल दबे पांव बेड से उठी और कमरे से बाहर निकल आए। उसे याद आया कि कल सफाई के दौरान उसने असफर के स्टडी रूम में वो पुरानी तस्वीर देखी थी जिसने उसके दिल में कई शकूक पैदा कर दिए थे। उसने इधर उधर देखा, सब मुलाजिम अपने कामों में मसरूफ थे और असफर अभी सो रहा था। विशाल ने तेजी से कदम बढ़ाए और स्टडी रूम का भारी दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। कमरे में वैसी ही संदल की महक थी। उसने मेज़ की दराजें टटोलना शुरू की। उसे लग रहा था कि असफन ज़रूर कुछ छुपा रहा है। अचानक दराज के नीचे से उसे एक खुफिया खाना नजर आया। उसने उसे खोला तो अंदर से एक पुराना चमड़े की जिल्द वाला रजिस्टर निकला, जिस पर उसके बाबा और असफन के बाबा के दस्तखत थे। ये कोई कंपनी का आम रजिस्टर नहीं था, बल्कि एक पुराना पार्टनरशिप मुआहदा था। विशाल के हाथ कांपने लगे जब उसे सफ़ात पलटे। वहाँ एक ख़त रखा हुआ था, जिसकी तहरीर उसके बाबा की थी। उसमें लिखा था, तैमूर, मैं ये बदनामी अपने सर ले रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी साख इस कंपनी के लिए मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है। तुम असफन का ख्याल रखना। विशाल का सर चकराने लगा। उसका मतलब कि उसके बाबा ने गद्दारी नहीं की थी, बल्कि किसी और को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। मगर किसको और क्यों?
वो भी उस तहरीर को पढ़ने में गर्क थी कि अचानक पीछे से एक सर्द आवाज़ आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? विशाल बुरी तरह उछल पड़ी, उसके हाथ से वो रजिस्टर फर्श पे गिर गया। असफन शाह दरवाजे पे खड़ा था, उसकी आंखें गुस्से से दहक रही थी और उसका जबड़ा सख्ती से बिंचा हुआ था। वो चंद कदम चलकर विशाल के बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। उसकी कलाई इतनी सख्ती से पकड़ी कि उसके मुंह से सिसकी निकली। मैं तुम्हें मना किया था कि मेरे कमरे की चीज़ों को हाथ मत लगाना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? असवद की आवाज़ में वो पुराना जलाल वापस आ चुका था। विशाल ने हिम्मत जमा की और रजिस्टर की तरफ इशारा किया। ये क्या है असवंत शाह? मेरे बाबा ने किसके लिए कुर्बानी दी थी? आपने मुझसे सच क्यों छुपाया? आपने उन्हें नमक हराम कहा, जबकि वो तो। असवद ने दीवार से उसे लगाया और उसके चेहरे के करीब छुप कर गुस्से से पुनकारा। वो सच्चाई तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर है मिशाल। बाजुका सच झूठ से ज़्यादा तकलीफ दे होता है। तुम सिर्फ वो देखो जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। विशाल ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं अब वो नहीं देखूंगी जो आप दिखाना चाहते हैं। मैं अपने पापा की बेगुनाही साबित करके रहूंगी। असफर ने गहरा सांस लिया और उसकी कलाई छोड़ दी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा दुख छा गया। बेगुनाही? विशाल, जिस दिन सच सामने आ गया तुम मुझसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहोगी। उसने रजिस्टर उठाया और उसे दोबारा दराज में लॉक कर दिया। आज के बाद अगर तुम इस कमरे के करीब भी नजर आई तो मैं तुम्हें इस हवेली के तहखाने में कैद कर दूंगा। वो गुस्से से बाहर निकल गया, मगर मिशाल अब खामोश बैठने वाली नहीं थी। उसे एक सुराग मिल चुका था। उसने फैसला कर लिया था कि वो इस हवेली के हर बंद दरवाजे को खोलेगी, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। मगर वो ये नहीं जानती थी कि असमत शाह उसे सच से इसलिए दूर रख रहा है क्योंकि वो सच खुद मिशाल के वजूद को बखेर सकता था। उस शाम हवेली का माहौल एक बार फिर कुशीदा हो गया। असफर ने मुलाजमों को हुक्म दिया कि मिशाल पर कड़ी नज़र रखी जाए, जबकि मिशाल अपने कमरे की बालकनी में खड़ी सोच रही थी कि वो अगला कदम क्या उठाए। हवेली की फिजाओं में छुपा तनाव अब एक बाकायदा जंग की शक्ल इख्तियार कर चुका था। मिशाल के दिल में अपने बाबा की बेगुनाही का यकीन इस कदर पुख्ता हो चुका था कि अब उसे असफन का हर लफ्ज़ झूठ और हर अमल साजिश लग रहा था। असफन ने उस पर पहरे बिठा दिए थे, मगर वो ये भूल गया था एक ज़ख्मी औरत की जहानत से जीतना इतना आसान नहीं होता। अगली सुबह असफन किसी ज़रूरी मीटिंग के लिए शहर से बाहर गया तो मिशाल ने मौका पाकर एक पुराने मुलाजिम की मिन्नत समाजत की और हवेली से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। उसके पास एक बिजनेस कार्ड था जो उसे असफन के स्टडी रूम से मिला था। ये कार्ड शेराजी का था, जो जसवंत के बाबा का पुराना दुश्मन और अब बिजनेस का सबसे बड़ा हरीफ था। विशाल का ख्याल था कि शेराजी ही उसे वो सच बता सकता है जो असफंत छुपा रहा है। वो एक वीरान कैफे में शेराजी से मिली। शेराजी का यार और चालाक बूढ़ा था जिसकी आंखों में लोमड़ी जैसी चमक थी। तो उसने मिशाल को देखते ही एक जहरीली मुस्कुराहट दी। तो तुम हो उस गद्दार की बेटी। असफर ने तुम्हें बहुत छुपा कर रखा है। मिशाल ने गुस्से से मेज पे हाथ मारा। मेरे बाबा गद्दार नहीं हैं, मुझे सच जानना है। शराजी ने एक फाइल मिशाल की तरफ बढ़ाई। सच ये है मिशाल कि तुम्हारे बाबा ने अश्वंत के बाबा का एक कत्ल छुपाया था जिसकी सज़ा वो भुगत रहे हैं। मिशाल के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अभी वो फाइल खोलने ही वाली थी कि अचानक कैफ़े का दरवाज़ा ज़ोरदार धमाके से खुला। अश्विन शाह अपने गार्ड्स के साथ वहाँ मौजूद था। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था। उसने एक ही जस्त में जाकर मिशाल को उससे पीछे किया और शराजी को गिरबान से पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को छूने की? उसकी आवाज़ की गूंज से कैफे के शीशे लरज उठे। शराजी ने कहका लगाया, बीवी या वो खिलौना जिसके जरिए तुम उसके मुंह बाप का मुंह बंद रखना चाहते हो? असफर ने एक जोरदार मुक्का शराजी के मुंह पे दे मारा। अगले ही लम्हे शराजी के गार्ड्स ने बंदूकें तान ली। असफर ने अपनी परवाह किए बगैर मिशाल को बाजू से जकड़ा और बाहर की तरफ धकेला। भागो मिशाल, यहाँ से निकल जाओ। अभी वो बाहर निकल ही रहे थे कि एक गोली असफर के कंधे को छूती हुई गुजर गई। असफर के मुंह से एक कराह निकली, मगर उसने मिशाल को नहीं छोड़ा। वो उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर हवेली की तरफ रवाना हुआ। पूरी राह गाड़ी में ऐसी खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान का पेशखैमा थी। हवेली पहुंचते ही असफर ने मिशाल को कमरे में पटक दिया। उसके कंधे से खून बह रहा था, मगर उसे अपनी चोट का कोई होश नहीं था। उसने मिशाल का जबड़ा अपनी उंगलियों की गिरफ्त में लिया। मैंने तुम्हें कहा था कि बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए महफूज नहीं है। तुम उस सांप के पास चली गई जो तुम्हें निगल जाता। विशाल ने रोते हुए उसे धक्का दिया। तुम झूठे हो। तुमने मेरे पापा का सच छुपाया ताकि तुम अपने खानदान का जुर्म छुपा सको। शराजी ने मुझे सब बता दिया है। असफर ने एक तलख कहका लगाया। शराजी, उस शख्स ने तुम्हारे बाबा को इस्तेमाल किया और आज तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। मिशाल, जिस सच के पीछे तुम भाग रही हो वो तुम्हारी दुनिया उछाड़ देगा। उसने मिशाल को बेड पे गिराया और खून आलूद कंधे के साथ कमरे से बाहर निकल गया। मिशाल को अब एहसास हुआ कि असफर ने उसे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी, मगर वो फाइल जो उसके हाथ में थी उसमें ऐसा क्या था
जिसने असफंद को इतना खौफज़दा कर दिया था। उस रात हवेली की दीवारों ने एक नया राज अपने अंदर दफन कर लिया, जबकि असफंद शाह अपने जख्मों से ज़्यादा मिशाल की बेवफाई के दर्द से तड़प रहा था। हवेली के उस ठंडे कमरे में सिर्फ असफंद की भारी सांसों और खड़ी की टिक टिक की आवाज़ आ रही थी। असफंद बेड पे अधमुआ पड़ा था, उसके सफ़ेद कुर्ते का कंधा खून से तर हो चुका था, मगर उसकी आंखों में दर्द से ज़्यादा एक ऐसी बेबसी थी जो मिशाल ने पहले कभी नहीं देखी थी। मिशाल के हाथ अब भी वो फाइल थामे हुए कांप रहे थे जो वो शराजी के पास से लेकर आई थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो एक बार फिर असफंद पर चिल्लाए, मगर असफंद की ढलती हुई रंगत देखकर उसके अंदर की औरत जाग उठी। वो थोड़ कर फर्स्ट एड बॉक्स लाई और लरजते हाथों से असफंद के पास बैठी। दूर रहो मुझसे मिशाल, तुम्हें तो मुझसे नफरत थी ना, तो फिर ये हमदर्दी का नाटक क्यों? असफंद ने कराहते हुए अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की, मगर मिशाल ने इस बार सख्ती से उसका हाथ थाम लिया। खामोश रहें, आपकी जान जा सकती है। उसने बहुत एहतियात से असफंद का जख्म साफ करना शुरू किया। जब रुई उसके जख्म पे लगी तो असफंद के जबड़े बिंच गए। उसने मिशाल के चेहरे को देखा जिसपे आंसुओं की लकीरें बनी हुई थी। असफंद ने अपना दूसरा हाथ मिशाल के गाल पे रखा और धीमी आवाज में पूछा, क्यों रो रही हो? क्या इसलिए कि मैं मरने से बच गया, या इसलिए कि तुम्हें वो सच मिल गया जो तुम ढूंढ रही थी? विशाल ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से असफंद की पट्टी करती, और फिर थोड़ी देर बाद वो ज़मीन पे बैठती चली गई। उसने कांपते हाथों से पहला सफ़ा पलटा, उसकी आंखें फटती चली गईं। फाइल में शराजी के बताए कत्ल का जिक्र तो था, मगर वो कत्ल असफंद के पापा ने नहीं किया था, बल्कि हकीकत उसके बरअक्स थी। वो एक एक्सीडेंट था जिसमें शराजी का बेटा मुलव्विस था, और उसने सारा इल्ज़ाम असफंद के पापा पे डालने की साजिश की थी। मिशाल के पापा ने अपनी वफादारी निभाते हुए वो फाइल गायब कर दी थी, ताकि उनके बेहतरीन दोस्त का खानदान तबाह ना हो। असफंद के बाबा ने अपनी वसीयत में लिखा था कि मिशाल के बाबा ने मेरी इज्जत बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी। असफंद, अब ये तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम मिशाल को अपनी पलकों पे बिठा के रखो, क्योंकि दुनिया उसे जीने नहीं देगी। मिशाल का सर चकराने लगा, उसे अपनी सांसें हलक में हटकती महसूस हुई। उस असफंद की तरफ देखा जो अब उसे बहुत गहरी नज़रों से देख रहा था। तुम तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया असफंद? क्यों मुझे ये यकीन दिलाया कि तुम एक ज़ालिम इंसान हो? मिशाल की आवाज़ हिचकियों में बदल गई। असफंद ने उसे अपने करीब किया और उसके सर पे हाथ रखा, क्योंकि मिशाल, अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो तुम शिराजी के पास कभी न जाती, और मैं चाहता था कि तुम खुद देखो कि बाहर की दुनिया कितनी ख़तरनाक है। मैं तुम्हें इस बदनामी से बचाना चाहता था जो तुम्हारे बाबा ने अपने सर ली थी। मैं तुम्हारी नज़रों में अपने बाबा को गिरते हुए नहीं देख सकता था। विशाल ने असमत के सीने पर सर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दे असमत शाह, मैंने आपको क्या कुछ नहीं कहा। मैंने आप पर गोली तानी, मैंने आपकी ज़िंदगी अचीरन कर दी। असमत ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में झांका। कष्ट निकल गए तुम्हारे? उसने एक शरारती मगर थकी मुस्कुराहट के साथ पूछा। विशाल ने रोते हुए भी मुस्कुराई और अपना सर उसके कंधे पर टिका दिया। उस रात हवेली की दीवारों ने दुश्मनी का जनाजा उठते देखा, और एक ऐसी मुहब्बत का आगाज़ हुआ जो पछतावे के आंसुओं से धुल कर कुंदन बन चुकी थी। मगर वो दोनों ये नहीं जानते थे कि शहराजी अभी हारा नहीं था। उसने असफंद के कंधे पे गोली चलाकर जो जंग छेड़ी थी, वो अब हवेली के दरवाजे तक पहुंचने वाली थी। असफंद शाह बेड के पुष्ट से टेक लगाए बैठा था। उसका चेहरा दर्द के बावजूद एक अजीब सी तस्कीन से चमक रहा था, क्योंकि आज उसकी बरसों की तपस्या पूरी हुई थी। मिशाल उसके सामने फर्श पर बैठी थी। उसकी आंखें पछतावे से नम थी, मगर दिल में एक ऐसा सुकून था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आपने बहुत बर्दाश्त किया असफंद शाह, मैंने तो आपको एक पल भी चैन से जीने नहीं दिया। विशाल ने धीमी आवाज़ में कहा और उसका वो हाथ थाम लिया जो बेड पे रखा था। असफंद ने अपनी उंगलियां मिशाल की उंगलियों में पेवस्त की और उसे थोड़ा ऊपर खींचा। चैन तो मुझे उसी दिन मिल गया था मिशाल, जिस दिन तुम उस बंद कमरे में मुझ पर गन तानी थी। तुम्हारी वो हिम्मत ही थी जिसने मुझे तुम्हारा असीर बना लिया। ये सुनकर मिशाल का चेहरा हया से गुलाबी हो गया। वो धीरे से उठकर बेड के किनारे पर असफंद के बिल्कुल करीब बैठ गई। कमरे की मध्यम रोशनी उन दोनों के चेहरों पर एक सहर अंगेज अक्स डाल रही थी। असफंद अपना बाजू जख्मी बचाते हुए दूसरे हाथ से मिशाल के गाल को छुआ। उसका लम्स इतना रेशमी और गर्म था कि मिशाल के वजूद में एक चरचरी सी दौड़ गई। क्या अब भी मैं वही जालिम असफंद शाह हूँ जिसके तुम कसबल निकालना चाहती थी? असफंद ने उसके चेहरे के करीब छुप कर शरारत से पूछा। विशाल ने अपनी पलकें झुका ली और असफंद के कुर्ते का बटन उंगलियों से मरोड़ने लगी। वो तो मैंने गुस्से में कहा था, अब तो आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। असफंद ने गहरा सांस लिया और विशाल की पेशानी पे अपने लब रख दिए। ये बोसा सिर्फ मोहब्बत का नहीं बल्कि एक नए अहद का था। विशाल को लगा जैसे उसकी सारी थकन और दुख उसे एक लम्हे में धुल गए हों। उसी रोमानवी खामोशी में अचानक विशाल को नीचे लाउंज में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वो चौंकी और असफंद की तरफ देखा। असफंद की आंखों में भी चौकन्नापन आ गया था। इस वक्त कौन हो सकता है? विशाल ने सरगोशी की। असफंद ने उठने की कोशिश की, मगर जख्म की ठेस ने उसे दोबारा बैठने में मजबूर कर दिया।
विशाल, शिराज़ी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वो जानता है कि मैं ज़ख्मी हूँ। असफ़र ने दराज़ से अपनी गन निकाली और विशाल के हाथ में थमा दी। ये लो, आज तुम्हें वाक़ई अपना वो रूप दिखाना होगा जो तुमने निकाह की रात दिखाया था। विशाल का दिल तेज़ी से धड़कने लगा, मगर इस बार वो अपने बाबा के लिए नहीं बल्कि अपने असफ़र के लिए लड़ने वाली थी। उसने गन थामी और कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया। नीचे से खिड़की टूटने की आवाज़ आई। शहराज़ी के गुंडों ने हवेली पे धावा बोल दिया था। तुम यहाँ रखो असफ़र, मैं इन्हें देखती हूँ, विशाल ने निडर होकर कहा। असफ़र ने उसका हाथ पकड़कर रोका और उसे अपनी तरफ खींचकर एक बार फिर उसकी आंखों में झांका। याद रखना विशाल, तुम असफ़र शाह की बीवी हो, बुज़दिली हम पर जचती नहीं। विशाल ने मुस्कुराकर सर हिलाया और बालकनी की तरफ बढ़ी, जहाँ से वो नीचे का मंजर देख सकती थी। उसने देखा कि हवेली के गार्ड्स और हमलावरों के दरमियान फायरिंग शुरू हो चुकी थी। विशाल ने गन लोड की और उसकी ट्रैगर पे थी। वो लड़की जो कभी फूलों से डरती थी, आज अपने इश्क की हिफाजत के लिए एक आहनी दीवार बन चुकी थी। मगर शहनाज़ी का असल मोहरा अभी भी कहीं छुपा हुआ था। हवेली के दरो दीवार गोलियों की तड़तड़ाहट से लर्ज रहे थे। रात की स्याही में बारूद की बू फैल चुकी थी। विशाल बालकनी की ओर में दुबक कर नीचे का जायजा ले रही थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मगर जैसे ही उसने मुड़कर कमरे के अंदर देखा, जहाँ असफंद शाह जख्मी हालत में बेड से टेक लगाए बैठा अपनी तकलीफ जब्त करने की कोशिश कर रहा था। विशाल का खौफ एकदम ठंडे जोश में बदल गया। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ असफंद, उसने दिल में अहद किया और गन की गिरफ्त मजबूत कर ली। नीचे शराजी के गुंडे हवेली के मरकजी हाल तक पहुंच चुके थे। गार्ड्स उनका मुकाबला कर रहे थे, मगर हमलावरों की तादाद ज़्यादा थी। अचानक एक लंबा तड़ंगा निकाबपोश शख्स सीढ़ी की तरफ बढ़ा। विशाल ने बगैर सोचे समझे ट्रैगर दबा दिया। गोली उस शख्स के पैर के पास लगी और वह हड़बड़ा कर पीछे हटा। ऊपर मत आना, अगली गोली तुम्हारे सीने में होगी। विशाल की आवाज़ हवेली की दरो दीवार में गूंजी। उसकी आवाज़ में वो रौब और गंभीरता थी जो उसने असफंद शाह से सीखी थी। असफंद ने कमरे के अंदर से ये सुना तो उसके लबों पर एक फ़ख्रिया मुस्कुराहट आई। उसे अपनी पसंद पर नाज हो रहा था, मगर ये जोश ज़्यादा देर कायम न रह सका, क्योंकि अचानक हवेली का पिछला खुफिया दरवाज़ा खोला और एक ऐसी आवाज़ गूंजी जिसने असफंद के खून को मुंजमद कर दिया। असफंद शाह, बाहर निकलो, वरना तुम्हारी शेरनी को अभी खामोश कर दूंगा। ये आवाज़ किसी गैर की नहीं बल्कि असफंद के सबसे मुतम्मिल दोस्त और बचपन के दोस्त वारिस की थी, जो हवेली का मैनेजर भी था और जिस पर असफंद आंखें बंद करके भरोसा करता था। विशाल हैरत से साकत रह गई। वारिस ने नीचे से विशाल पर निशाना तान रखा था। असफंद ने दीवार का सहारा लिया, लड़खड़ाते हुए बालकनी तक आया। वारिस तुम? असफंद की आवाज़ में बेइंतहा दुख और सदमा था। वारिस ने एक तल्ख कहका लगाया। हाँ असफंद, तुमने हमेशा मुझे अपना साया समझना, लेकिन साये को कभी रोशनी नहीं मिलती। शहनाज़ी ने मुझे वो सब देने का वादा किया है जो तुमने कभी नहीं दिया। मुझे तुम्हारी ये हवेली और तुम्हारा ये वक़ार चाहिए। वारिस की आंखों में लालच और नफरत की आग थी। उसने गोली चलाई जो मिशाल के बाजू को छूती हुई गुजरी। मिशाल के मुंह से एक चीख निकली और वो नीचे गिर गई। असफंद का पारा एकदम आसमान को छूने लगा। उसने दर्द की परवाह किए बगैर मशाल को खींच कर अपने पीछे किया और वारिस पर गुस्से से धाड़ा। मेरी बीवी पर हाथ उठाने की जरूरत कैसे की तुमने? आज तुम्हारा गरूर और तुम्हारी जिंदगी दोनों मेरे हाथों खत्म होंगे। असफंद ने गन उठाई और वारिस चालाकी से स्तून के पीछे छुप गया। इसी दौरान शहनाज़ी खुद भी हॉल में दखल हो गया। अब सूरत हाल बेहद नाजुक थी। असफंद ज़ख्मी था, विशाल का बाजू लहूलुहान था और उनके सामने उनका अपना ही मोतबर गद्दार बनकर खड़ा था। विशाल ने अपना ज़ख्म चादर से बांधा और असफंद का हाथ थाम लिया। हम हारेंगे नहीं असफंद, ये हमारा घर है। असफंद ने विशाल की आंखों में देखा, जहाँ अब खौफ का नामो निशान न था। दोनों ने एक साथ मिलकर मुकाबला करने का फैसला किया। असफंद ने मिशाल को इशारा किया और मिशाल ने करीब पड़े पहाड़ी गुलदान को नीचे हाल के झाड़ फानूस पर दे मारा। एक जोरदार कांच टूटने की आवाज़ आई और पूरा हाल अंधेरे में डूब गया। अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए असफंद और विशाल ने अपना अगला कदम उठाया, मगर हवेली का आलीशान हाल अब किसी कब्रिस्तान की तरह खामोश और तारीक था। झाड़ फानूस टूटने के बाद हर तरफ कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे, जो अंधेरे में हीरों की तरह चमक रहे थे। वारिस और शहनाज़ी के गुंडे इस अचानक अंधेरे से बुखला गए थे। वारिस गुस्से से चीख रहा था, लाइट्स ऑन कर दो, वो दोनों कहीं नहीं जा सकते। असफंद शाह ज़ख्मी है, वो ज़्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि असफंद शाह ने इस हवेली के एक एक कोने को अपनी हथेली की तरह पहचाना है। इधर बालकनी के बीच असफंद ने मिशाल को अपने साथ दीवार से लगाया हुआ था। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। असफंद ने मिशाल के ज़ख्मी बाजू को महसूस किया और उसे दर्द से तड़पता देख कर उसके दिल में इंतकाम की आग मज़ीद भड़क उठी। उसने विशाल के कान में सरगोशी की। विशाल, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? विशाल ने अंधेरे में ही उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा असफंद। असफंद ने उसे एक चाबी थमाई और पिछले खुफिया रास्ते की तरफ इशारा किया।
तुम यहाँ से नीचे जाओ। किचन के पीछे एक छोटा दरवाज़ा है जो सीधा गार्ड रूम की मेन सप्लाई लाइन तक जाता है। वहाँ से पूरे हॉल का गैस वॉल खोल दो, लेकिन याद रखना गोली मत चलाना, सिर्फ मैं गोली चलाऊंगा। विशाल किसी साय की तरह अंधेरे में गायब हो गई। असफर ने हिम्मत जमा की और जख्मी होने के बावजूद किसी जख्मी शेर की तरह सीढ़ियों के पास आकर खड़ा हो गया। उसे जानबूझकर एक धाती गुलदान को ठोकर मारी। आवाज़ सुनते ही वारस ने उस तरफ फायरिंग शुरू कर दी। वहाँ है, असफर शाह वहाँ है। वारस दीवाना वार गोलियां चला रहा था। असफर ने छुपते छपाते उसे ललकारा। वारस, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। तुम्हें लगा था कि शराजी तुम्हें वो वकार देगा जो मैंने तुम्हें दिया। तुम सिर्फ एक मोहरा हो वारिस, और मोहरे हमेशा कुर्बान किए जाते हैं। इसी दौरान विशाल ने नीचे पहुंचकर कमाल जहानत से गैस का वॉल खोल दिया। पूरे हॉल में गैस की मखसूस बू फैलने लगी। शहनाजी जो अब तक खामोश तमाशाई बना हुआ था, अचानक चिल्लाया, वारस रुको, गोली मत चलाना, यहाँ गैस की बू आ रही। मगर वारस की आंखों पर तनाने और हंसत की पट्टी बंधी थी। वह असफन की आवाज़ का ताकुब करते हुए बिल्कुल उसके करीब पहुंच चुका था। वारस ने जैसे ही दोबारा ट्रिगर दबाने की कोशिश की, अंधेरे में मिशाल की आवाज़ गूंजी, अब असफन अब। मिशाल ने दूर से एक भारी लकड़ी का तख्ता गिराकर सबकी तवज्जो भटकाई। उसी लम्हे असफन ने एक माहिर निशानाबाज की तरह वारस के हाथ पे गोली मारी। वारस की गन दूर जा गिरी और दर्द से चिल्लाता हुआ फर्श पे गिरा। तुमने मुझसे मेरी बीवी छीनने की कोशिश की वारिस, अब तुम अपनी जिंदगी की भीख मांगोगे। असफर ने वारिस के सर पे पैर रखा और उसे जलील ख्वार कर दिया। उधर मिशाल ने हवेली के घाट्स को इकट्ठा कर लिया था जो अब शराजी के गुंडों पर भारी पड़ रहे थे। शहनाजी ने जब देखा कि पांसा पलट चुका है तो वो भागने लगा, मगर मिशाल ने हिम्मत दिखाते हुए किचन का भारी दरवाज़ा उसके सामने बंद कर दिया। शहनाजी दीवार से जा टकराया और गाज उसे दबोच लिया। जब हवेली की लाइट्स दोबारा ऑन हुई तो मंजर बदला हुआ था। गद्दार वारस जख्मी हालत में तड़प रहा था और शहनाजी बेबस था। असफर ने मिशाल की तरफ देखा जिसके कपड़े धूल और खून से भरे थे, मगर उसकी आंखों में फतह की चमक थी। असफर ने लड़खड़ाते कदमों से मिशाल की तरफ बढ़ा, सबके सामने उसे सीने से लगा लिया। ये गले मिलना सिर्फ फतह का नहीं बल्कि उस यकीन का था कि अब उनके दरमियान कोई गद्दार या दुश्मन नहीं आ सकता। मगर अब एक और झटका बाकी था। वारिस ने ज़मीन पर पड़े पड़े एक ऐसी बात कह दी जिसने असफर के चेहरे से रंग उड़ा दिया। तुम जीत तो गए असफर, मगर तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे बाबा की मौत का असल जिम्मेदार कौन है। हाल की रोशनी अब पूरी आबोताब से जल रही थी, मगर वारिस के अल्फाज ने असफर के ज़हन में अंधेरा कर दिया था। शहनाजी और उसके गुंडों को गार्ड्स घसीटते हुए बाहर ले जा रहे थे, लेकिन असफर शाह वहीं मुंजमद खड़ा था, जैसे उसके पैरों तले की ज़मीन किसी ने खींच ली हो। वारिस जो ज़मीन पर लहूलुहान पड़ा था, एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ असफर की तरफ देख रहा था। तुमने समझा कि सब खत्म हो गया असफर, वारिस ने खांसते हुए कहा। तुम जिस मिसाल के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हो, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे बाबा की उस रात की आखिरी कॉल किसको थी। विशाल का दिल जोर से धड़का। उसे असफर का हाथ थामना चाहा, मगर असफर ने गैर इरादी तौर पर अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी आंखें वारिस पे छमी थीं। बोलो वारिस, सच बोलो वरना मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। असफर की आवाज़ में वो धार थी जो सिर्फ एक जख्मी जानवर की हो सकती है। वारिस ने गहरा सांस लिया और जहरीले लहजे में बोला, तुम्हारे पापा को उस रात अस्पताल ले जाने के बजाय उस वीरान सड़क पर किसने छोड़ा था। वो मिशाल के बाबा थे। उन्होंने शराजी से पैसे लिए थे ताकि वो तुम्हारे पापा को रास्ते से हटा दें। वो फाइल जो तुमने देखी वो आधा सच थी। तुम्हारे पापा ने मरते वक्त मिशाल के बाप का नाम लिया था, नफरत में नहीं बल्कि उस गद्दारी के सदमे में। मिशाल के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। झूठ है ये, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। वो तो असवद के पापा के लिए अपनी जान दे सकते थे। मिसाल चलाई, मगर असवद शाह का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसे वो रात याद आई जब उसके बाबा की लाश हवेली आई थी और मिशाल के बाबा गायब थे। शक का वो बीज जो उसने बड़ी मुश्किल से अपने दिल से उखाड़ा था, अब एक जहरीले दरख्त की तरह दोबारा उगने लगा था। असफर ने मिशाल की तरफ देखा। उसकी नज़रों में अब वो मोहब्बत नहीं बल्कि वही पुरानी वहशत और बेयकीनी थी। असफर, मेरी बात सुने, ये वारिस हमें लड़ाना चाहता है, ये आखिरी चाल चल रहा है। मिशाल ने रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़े, मगर असफर ने झटके से उसे खुद से दूर किया। उसके जख्म से खून दोबारा बहने लगा था। अगर ये सच हुआ मिशाल, अगर मेरे पापा की मौत में तुम्हारे खून का जर्रा बराबर भी हाथ हुआ, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो। असफर ने सरल लहजे में कहा और वारिस को गर्दन से पकड़कर घसीटते हुए स्टडी रूम की तरफ ले गया। वो सच जानना चाहता था, ऐसा सच जो शायद उन दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देता। विशाल वहीं हाल के बीचों बीच बिखरे हुए कांच के टुकड़ों पर गिर कर रोने लगी। उसे यकीन था कि उसके बाबा बेगुनाह हैं, मगर वारिस के पास कोई तो सबूत होगा जिसकी बुनियाद पर वो इतने यकीन से बोल रहा था। उसी वक्त विशाल की नजर जमीन पर पड़े वारिस के फ़ोन पर पड़ी जो हंगामे में गिर गया था। उसने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया और मैसेजेस खोले। वहाँ उसे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली। जैसे ही उसने प्ले बटन दबाया, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो सच्चाई कुछ और ही थी। असफर के बाबा की मौत का जिम्मेदार कोई और ही था। मगर क्या मिशाल असफर के इस वहशियाना गुस्से को रोक
पाएगी इससे पहले कि वो कोई गलत कदम उठा ले। असफंद शाह उस वक्त स्टडी रूम में वारिस पर बंदूक ताने खड़ा था और उसकी उंगली ट्रैगर पर थी। कमरे के बाहर मिशाल की चीखें गूंज रही थीं। असफंद रुक जाएं, सच ये नहीं है। स्टडी रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था और अंदर से वारिस की दर्दनाक चीखें और असफंद के दहाड़ने की आवाज़ें आ रही थीं। असफंद शाह उस वक्त इंसानियत की हदें बूर कर चुका था। उसके एक हाथ में गन थी और दूसरा हाथ वारिस के गिरेबान पर। सच बोलो वारिस, यह वाकई मिशाल के बाबा ने मेरे बाबा का सौदा किया था। असफंद की आवाज़ में वो अज़ियत थी जैसे कोई अपना ही दिल चीर रहा हो। बाहर मिशाल दीवानावार दरवाज़ा पीट रही थी। उसके हाथों से खून रस रहा था मगर उसे कोई होश नहीं था। असफंद, दरवाज़ा खोलें, आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मेरे पास सबूत है। मिशाल की आवाज़ हिचकियों में दबी हुई थी। आखिरकार उसने करीब पड़ा एक भारी आराइशी मुजस्समा उठाया और पूरी कुव्वत से स्टडी रूम के शीशे वाले हिस्से पे दे मारा। शीशा टूटा तो मिशाल ने अंदर हाथ डालकर कुंडी खोली और बदहवास होकर अंदर दाखिल हुई। असफंद ने पलट कर उसे देखा। उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं। बाहर जाओ मिशाल, मैं इस गद्दार का किस्सा तमाम करके ही दम लूंगा। असफंद ने गुस्से से गरज कर कहा। विशाल ने कांपते हाथों से वारिस का फोन असफंद के सामने कर दिया। पहले ये सुने असफंद शाह, उसके बाद अगर आप चाहें तो मुझे भी गोली मार दें। उसने रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। पूरे कमरे में एक ऐसी आवाज़ गूंजी जिसने असफंद के हाथ से गन गिरा दी। वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि खुद शराजी की थी जो वारिस से कह रहा था, असफंद के बाबा को मैंने खुद जहर दिया था और मिशाल के बाबा को वहाँ इसलिए बुलाया ताकि वो उन्हें बचाने की कोशिश करें और मैं सारा इल्ज़ाम उन पर डाल सकूँ। वो बेवकूफ़ तस्फन के बाप को बचाते बचाते खुद अस्पताल के चक्करों में फंस गया और मैंने पुलिस खरीद ली। ऑडियो में शराजी का मकरूर कहका गूंजा और अब असफंद को यकीन दिला उसके बाप का कातिल उसका ससुर है ताकि वो खुद अपनी मोहब्बत को ख़त्म कर दे। रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई। असफंद के हाथ लरसने लगे। उसे अपनी समाहत पे यकीन नहीं आ रहा था। उसने मिशाल की तरफ देखा जिसने उस पर थोड़ी देर पहले शक किया था, जिसके बाप को उसने नमक हराम कहा था, जबकि वो शख्स असफंद के बाप के आखिरी सांसों का मुहाफिज था। असफर शाह के घुटने जवाब देकर वो फर्श पर बैठ गया। उसके चेहरे पर पेशमानी और दुख था। उसने वारिस को देखा जिसने भागने की कोशिश की मगर असफर ने बगैर देखे उस पर पैर पे गोली मारी। गार्ड्स, इसे ले जाओ और पुलिस के हवाले करो। इसे वो मौत देना जो गद्दारों को मुकद्दर होती है। असफर की आवाज़ अब बिल्कुल सपाट हो चुकी थी। जब सब चले गए तो असफर ने अपना सर मिशाल के कदमों में रख दिया। मिशाल, मैं कैसे तुमसे नजरें मिलाऊं? मैंने तुम्हारे मासूम पापा को जेल भिजवाया। मैंने तुम्हें जलील किया। मैं तो इस काबिल भी नहीं कि तुमसे माफ़ी मांगूं। असफर शाह जो कभी किसी के आगे नहीं झुका था आज अपनी बीवी के सामने बिखर कर रह गया था। मिशाल ने उसे कंधों से पकड़ कर उठाया और अपने सीने से लगा लिया। नफरत खत्म हो गई असफंद, अब सिर्फ दर्द बाकी है और ये दर्द हम मिलकर बांटेंगे। उस रात असफंद ने पहली बार विशाल की गोद में सर रखकर बच्चे की तरह रोते हुए अपने गुनाहों का इतराफ़ किया। लेकिन अभी एक आखिरी काम बाकी था। मिशाल के बाबा को बाइज्जत रहा करवाना और दुनिया को ये बताना कि असल नमक हिलाल कौन था। शहर की सेंट्रल जेल के भारी लोहे के दरवाजे आज एक ऐसे शख्स के लिए खुलने वाले थे जिसे दुनिया गद्दार समझती थी, मगर सच्चाई के सूरज ने सारी धुंध छाड़ दी थी। असद शाह ने अपनी तमाम तर दौलत और असर रसूख इस्तेमाल करके 24 घंटों के अंदर शराजी के इतराफ़ी बयानात और वारिस की गवाही अदालत में पेश कर दी थी। असफंद जेल के दरवाजे के बाहर अपनी काली मर्सिडीज़ के साथ खड़ा था। उसका जख्मी बाजू अभी पट्टी में बंधा था मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और आजिज़ी थी। उसके साथ मिशाल खड़ी थी जिसने सफ़ेद रंग का सादा मगर पुरवकार लिबास पहन रखा था। जैसे ही मिशाल के बाबा अहमद साहब बाहर निकले, मिशाल तोड़ कर उनके गले लग गई। असफंद खामोशी से दूर खड़ा ये जज्बाती मंजर देखता रहा। उसे लग रहा था कि उस पाक रिश्ते के दरमियान आने का हक खो चुका है, मगर उसने देखा तो अहमद साहब उसकी तरफ देख रहे थे। असफंद ने नज़रें झुका ली लेकिन अहमद साहब खुद चलकर उसके पास आए। असफंद जैसे ही उनके कदमों को छूने के लिए झुकना चाहा, अहमद साहब ने उसे थाम कर अपने सीने से लगा लिया। बेटा, मैंने तो अपने दोस्त की अमानत तुम्हें सौंपी थी, तुमने तो उस अमानत की खातिर अपनी जान लड़ा दी। असफंद की आंखों से एक आंसू टपक कर अहमद साहब के कंधे पे गिरा। मुझे माफ़ कर दे बाबा, मैंने आपकी वफादारी को नमक हरामी समझा। अहमद साहब ने मुस्कुरा कर कहा, नमक का हक तो तुमने अदा किया असफंद, जो मेरी बेटी को वो इज्जत दी जो उसे कोई और नहीं दे सकता था। मेरी वापसी पर मंजिल बदला हुआ था। वही हाल जहाँ शाह ने धार असफंद को चैलेंज किया था, आज फूलों और रोशनियों से सजा हुआ था। असफंद ने पूरे शहर के बिजनेसमैनों को मदऊ किया था ताकि वो सबके सामने अहमद साहब से माफ़ी मांग सके और उन्हें कंपनी का बराबर का पार्टनर तस्लीम करे। स्टेज पर खड़े होकर असफंद ने माइक थामा और सबकी तवज्जो अपनी तरफ मबसूल करवाई। आज मैं आप सबके सामने इतराफ़ करना चाहता हूँ, ये कंपनी सिर्फ शाह ख़ानदान की नहीं है, इसकी बुनियादों में अहमद साहब का खून और पसीना शामिल है। उन्होंने बरसों तक वो बदनामी अपने सर ली जो उनकी थी ही नहीं। आज से अहमद साहब इस कंपनी के चेयरमैन होंगे और मैं उनका अदना सफ़र कर। हाल तालियों से गूंज के भर गया। विशाल दूर खड़ी फ़ख्र से अपने शोर को देख रही थी। उसका हिटलर आज एक सच्चा इंसान बनकर उभरा था। असफर ने मिशाल के दोनों हाथ थाम लिए और अपनी तरफ मुतवज्जो किया। मिशाल, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे सारे कसबल निकाल दूंगा, लेकिन सच तो ये है कि तुमने मेरे दिल के सारे टेढ़ निकाल दिए हैं। मिशाल ने शरारत से उसकी तरफ देखा और उसके कोट का वही बटन बंद करने लगी जो उनके हर टकराव का गवाह था।
अभी तो बहुत से कस्ब बाकी हैं असफद शाह। अभी तो मैंने आपको वो छले हुए पराठे खिलाने हैं जो आपने मुझे ज़बरदस्ती खिलाए थे। असफद ने खिलखिला कर किक्का लगाया और मिशाल को अपने हिसार में ले लिया। मैं तैयार हूँ, तुम्हारे हाथ का ज़हर भी अब मुझे अमर कर देगा। मिशाल ने अपना सर उसके मजबूत सीने पे टिका दिया। उसे अब एहसास हुआ कि असफद की वो सख्ती, वो गुस्सा और वो कैद दरअसल एक ऐसी ढाल थी जिसने उसे ज़माने की नज़रों से बचा कर रखा था। असफद ने उसकी पेशानी को चूमा और धीमी आवाज़ में कहा, तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं हो मिशाल, तुम मेरा गरूर हो। चाँद की रोशनी में दोनों का अक्स हवेली के फर्श पर एक मुकम्मल तस्वीर पेश कर रहा था, जहाँ नफ़रत की जगह लामुतनाही मोहब्बत ने ले ली थी।